ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलिए, उनको पहले चिट्ठी लिखिए, उनसे समय मांगिए। अगर प्रधानमंत्री जी मैंने नहीं समय देते हैं तो वो भी एक्सपोज होंगे। भाई पिछड़ी जात से आते हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है उस समय गृह मंत्री थे, गृह मंत्री के अंतर्गत ही यह आता है। वो जातीय आधारित हो, उस समय ये कहा था 1953 के रिपोर्ट में 1961 की जनगणना की कि जो आरक्षण मिला है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, यह संविधान के हिसाब से गलत है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक थी और बैठक खत्म होने के बाद में जब मीडिया कर्मी नीतीश कुमार से सवाल पूछे कि जातीय जनगणना को लेकर के आपकी क्या राय है, तो नीतीश कुमार ने साफ तौर से जवाब दिए हैं कि जातिगत जनगणना का पक्ष मेरा शुरू से रहा है और ये जाति जनगणना जो है वो होनी चाहिए। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी सर, और इनसे जानते हैं कि सर इसको आप किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना के सवाल पर तो नीतीश कुमार के साथ अपोजिशन की भी सहमति है। अभी आपने देखा विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तमाम विरोधी दल की पार्टियां और उनके नेता मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी के कक्ष में जाकर मिला। उन लोगों ने लिखित एक प्रतिवेदन दिया और जिसमें अनुरोध किया कि साहब जातीय जनगणना के, चूँकि विधानसभा हमारे यहाँ दो बार जातीय गणना की मांग जो है सर्वसम्मति के प्रस्ताव के जरिए कर चुका है, तो मुख्यमंत्री जी से लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप जो है इसका नेतृत्व कीजिए, प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी से बात करके और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जातीय जनगणना हो जाए। अभी दिल्ली में जो उन्होंने प्रेस के साथ बातचीत किया, या पटना में भी उन्होंने कहा था, शायद विधानसभा में ही कहा था कि 1989 में जब वो लोकसभा के सदस्य थे उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने उनको बुलाया और पहली दफ़ा जातीय जनगणना के मामले में ज्ञानी जैल सिंह के ही उस सुझाव पर इनके दिमाग में बात आई। उस समय इस बात को पूरी तरह वो समझ नहीं पाए तो वो मधुलिमय जी के पास गए। मधुलिमय जी के पास मधु दंडवते जी भी बैठे थे और उन्होंने ये बात बताई। मधुलिमय जी ने भी इनको उसका समर्थन किया, ज्ञानी जैल सिंह ने जो इनको सलाह दिया था। अब नीतीश कुमार जी के सामने एक मौका है कि 1986 से जो बात ज्ञानी जैल सिंह ने इनको बताई थी, ये होना चाहिए, पिछड़े वर्गों के हित में है ये बात। ज्ञानी जैल सिंह, मधुलिमय जी, वो भी स्वर्गीय हैं, हमारे हम लोगों के समाजवादी आंदोलन के एक आदर्श नेता रहे हैं, या मधु दंडवते जी, वो भी समाजवादी आंदोलन के एक आदर्श नेता रहे हैं। उन दोनों ने भी इनको ये कहा, ज्ञानी जैल सिंह की बात का समर्थन करते हुए, कि नहीं साहब ये जातीय जनगणना जो है आवश्यक है। इन तीनों मरहूम जो बड़े लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जी को सलाह दिया और कहा कि आप इस पर, उन सबके आत्मा को भी शांति मिलेगी और उन लोगों के प्रति एक सम्मान का भाव भी इस कदम के जरिए प्रकट होता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ हैं इस मामले में। आप मुख्यमंत्री हैं, आप जो है ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलिए, उनको पहले चिट्ठी लिखिए, उनसे समय मांगिए। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं समय देते हैं तो वो भी एक्सपोज होंगे। भाई पिछड़ी जात से आते हैं और जब तब जो है अब पिछड़ी जात होने का दम भर के पिछड़ी जातियों का वोट लेने की कोशिश करते हैं। या अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार उन्होंने किया उसमें पिछड़ी जात के लोगों को जगह दिया, स्थान दिया, महिलाओं को स्थान दिया और उसकी नुमाइश भी उन्होंने की। जब वो परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रिमंडल के सहयोगियों का परिचय करा रहे थे तो अपोजिशन ने हल्ला किया। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को पच नहीं रहा है कि हम इतनी संख्या में पिछड़ी जात के लोगों को मंत्री बनाए या महिलाओं को मंत्री बनाए, तो उसकी भी परीक्षा हो जाएगी कि सचमुच हितैषी है या जो विंडो ड्रेसिंग होता है दुकानों के आगे जो है रख दिया जाता है उस तरह से पिछड़ी जातियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। और नीतीश कुमार जी को जो ज्ञानी जैल सिंह, मधुलिमय, मधु दंडवते ने कहा था और इनके दिल में इतने दिनों से वो बात सहमत है और ये अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार समझते हैं कि नहीं साहब देश के लिए और तमाम समाज के लिए पिछड़ी जातियों की जनगणना जरूरी है, उसकी भी पूरी होगी। और देखिए पिछड़ी जातियों की
गिनती की मांग, अगर उसके इतिहास में जाइएगा तो 1953 में संविधान के हिसाब से भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, जैसे मंडल आयोग बना। तो मंडल आयोग के पहले आज़ादी के तुरंत बाद, मैंने 1953 का मतलब हो जाता है 1947 में देश को आज़ादी मिली, 1952 में पहला चुनाव हुआ, और पहले चुनाव के बाद जो पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसने 1953 में ही पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का, हालत का जायजा लेने के लिए कमीशन बना दिया। काका कालेलकर साहब उस कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए, और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि काका कालेलकर ने ही जो अनुशंसा राष्ट्रपति को सौंपी उस आयोग की, उसमें उस रिपोर्ट से असहमति उन्होंने दिखा दिया। ये पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये स्पष्ट नहीं हो सका। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है उस समय गृह मंत्री थे, गृह मंत्री के अंतर्गत ही ये आता है। उन्होंने पेश किया सदन में, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन उसका रिपोर्ट जो है आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि इसके बाद जो अगली जनगणना हो, मैंने 1961 में, 1951 में आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई थी, वो जातीय आधारित हो। उस समय ये कहा था 1953 के रिपोर्ट में 1961 की जनगणना के लिए। आप देखिएगा कि हमको याद नहीं आ रहा है, शायद 1981 वगैरह में जब जनगणना हो रहा था, उस समय जो डायरेक्टर सेंसस थे, जो ये कराते हैं जनगणना, उनका सुझाव था कि साहब जातीय आधार पर जनगणना हो। राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगली जनगणना जो है जात के आधार पर होगी। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो अपोजिशन के तमाम लोगों ने ये कहा था कि साहब जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जातियों की संख्या के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में मैंने जानकारी मिलनी चाहिए। सरकार सहमत हो गई थी, और उसके बाद जो है नहीं हुआ। तो ये मामला इतने दिनों से पेंडिंग है। क्यों जरूरी है? आप जो है इतना बड़ा समूह है, मान लीजिए जिस समूह को आप 27% आरक्षण दे रहे हैं, उस समूह की स्थिति के बारे में आपकी जानकारी नहीं होगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को आप गिनते हैं, हेड काउंट करते हैं। आप माइनॉरिटी का हेड काउंट करते हैं, मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का आप हेड काउंट करते हैं, कितनी संख्या है उनकी, औरत की संख्या, मर्द की संख्या, ये आप करते हैं। बाकी जातियों का आप क्यों नहीं करते हैं भाई? बाकी जातियों का आप करते हैं। जैसे आरक्षण को लेकर तरह तरह का विवाद चलता है, ये गलत है तो ऐसे है तो वैसे है। आरक्षण मिल रहा है, उसका लाभ जो है उन वर्गों को, उन तबकों को मिल रहा है कि नहीं जिनको आरक्षण दिया जा रहा है, ये आप देखिएगा ना भाई। वो एक बड़ा समूह है, उसमें सैकड़ों जातियां हैं। आप ये देखिएगा कि नहीं कि सब जातियों को उसमें माने उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ ही जातियां उसका फ़ायदा ले रही हैं, बाकी को नहीं मिल रहा है। ये आरोप भी लगता है। जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि भाई कुछ ही जातियां सब खा जा रही हैं। तो कैसे पता चल गया कि कुछ ही जातियां सब खा जा रही हैं? आप ही की बात अगर सही है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि जातीय जनगणना ना हो, और उससे पता चलेगा कि किन किन लोगों को मिल रहा है, किन लोगों को नहीं मिल रहा है। उसको क्या उपाय किया जाए, उसी पर विचार होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब फलाने जात को जो है बहुत मिल गया है, अब उसको हटाना चाहिए। ये भी कैसे पता लगेगा? जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना से ये पता चलेगा। एक बहुत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को माना जाता है ओबीसी, यानी पिछड़ी जातियाँ। पिछड़ी जातियों को क्या नुकसान हुआ? उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो राजकाज का मामला है, जात के आधार पर जिनको वंचित कर दिया गया था। देखिए हिंदू समाज में जात व्यवस्था है। हिंदू समाज की जात व्यवस्था इतनी मजबूत है कि भारतीय समाज में जो भी समूह है सब जात को मानने लगा है। जैसे मुसलमान हैं, कुरान में जात पात की बात नहीं लिखी गई है, बराबरी की बात लिखी गई है। आपको ईसाई हैं, बाइबिल में जात पात की बात नहीं है, सबको बराबर माना गया है। लेकिन उनके अंदर भी जात पात चला गया है। जो पसमानदा और असराफ की बात होती है, या उसी तरह से आपको ईसाई धर्म में भी चला गया है। तो जाति व्यवस्था भारतीय मिट्टी से जो पैदा हुई है उसकी इतनी ताकत है कि वो समूह भी जो धार्मिक रूप से मानते हैं कि हमारे यहाँ जात पात नहीं है, हमारे यहाँ सब बराबर है, उनके यहाँ भी जात पात घुस गया। तो इसलिए
ये आपको पता लगाना जो है ये बिल्कुल ज़रूरी है कि क्या स्थिति बनी है। सब कुछ के बारे में जो लोग कह रहे हैं, अब मान लीजिए कि सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वो कहते हैं मेरिट की बात करते हैं, तो मेरिट की बात कर रहे हैं तो आर्थिक आधार पर आप कैसे आरक्षण मांग रहे हैं भाई? वहाँ तो मेरिट कहाँ गया आपका? वहाँ तो कह रहे हैं कि नहीं साहब गरीबी के आधार पर दीजिए, तो गरीबी आप आधार मान रहे हैं, मेरिट नहीं आधार मान रहे हैं। वहाँ आप मेरिट की बात को भूल जा रहे हैं इसलिए कि आपको आरक्षण चाहिए। तो आप जो है अब मेरिट की बात भूल जा रहे हैं, तो आप व्यंग कैसे करते हैं भाई पिछड़ी जातियों पर या दलित समाज पर? दूसरी बात यह है कि जो आरक्षण मिला है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, यह संविधान के हिसाब से गलत है। ये गलत कोई हम व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहे हैं। देखिए, मंडल कमीशन को जब चुनौती दी गई थी, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में, मंडल कमीशन का हमको ठीक से याद नहीं है कि 9 जजों का बेंच था या 7 जजों का बेंच था। मंडल कमीशन के बाद जब वीपी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, उसने 10% आरक्षण जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको दे दिया था, जैसे आज मिला है। सुप्रीम कोर्ट जब मंडल कमीशन पर विचार कर रहा था तो मंडल कमीशन को माना उसने कि ये संविधान सम्मत है, संविधान इस बात की इजाज़त देता है, संविधान में इस बात का प्रावधान है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं और जो बिल्कुल किनारे पर हो गए, हाशिए पर हो गए हैं, ये देश के लिए भी ज़रूरी है कि वो मुख्य धारा में आएँ। इतनी बड़ी आबादी जो है पिछड़ जाए, देश की तरक्की कैसे होगी? उसमें योग्यता नहीं आया। आपने योग्यता विपद से आता है, कहावत है कि शहर सिखाए कोतवाल का। तो आप हमको कुर्सी पर बैठा दीजिए, जिस कुर्सी पर हम नहीं बैठेंगे धीरे धीरे तो हम सीखेंगे ही, लेकिन पहले ही दिन हम उसको नहीं कहेंगे कि देखिए उनके मुकाबले कहाँ है, उसको हम मौका देंगे। तो इसलिए इतनी बड़ी जो आबादी जो है रह गई, उसको तो संविधान इजाज़त देता है, लेकिन आर्थिक रूप से इजाज़त नहीं देता है। तो वीपी नरसिम्हा राव ने मंडल कमीशन के साथ जो उसको जोड़ दिया था 10% को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया कि नहीं, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप आर्थिक रूप से, क्राइटेरिया आरक्षण का बना हुआ है संविधान में कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं बना हुआ, इसलिए संविधान ने कर दिया। इसलिए आज जो मिला हुआ वो भी गलत है। और इसमें देखिए क्या चालाकी की गई है, 8 लाख रुपया जो है माना गया है। ये 8 लाख रुपया तक जो माने सालाना कमा रहे हैं, उनको 8 लाख से नीचे वाले को हम गरीब मानेंगे। 8 लाख का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 8 लाख का महीना के हिसाब से जोड़िए। कोई बता रहा था कि 65,000 रुपया महीना होता है। समाज में कितने लोग हैं जिनको 65,000 मिलता है? इस हिसाब से देखिएगा तो सामान्य वर्ग के लोगों को 98% आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। 98% आरक्षण की दायरे में आ गई। जो 2% हैं वही लोग 8% से ऊपर, उनकी 8 लाख से ऊपर की कमाई, 65,000 से ऊपर की कमाई। अब जो है जो इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं अलग अलग ये में, इनको क्या तनख्वाह मिलता है भाई? पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, टेलीविज़न पर चेहरा दिखाई देता है, समझते हैं कि बहुत ग्लैमरस काम है। पैसा कितना मिलता है? 10,000, 12,000, 14,000, यही मिलता है। अधिकांश लोगों को इस देश में यही मिलता है। 65,000 तक कमाने वाले लोग जो है पिछड़े माने जा रहे हैं इस देश में। कितनी बड़ी बेईमानी है, कितनी बड़ी बेईमानी। यहाँ नहीं माने कहीं ये देखिएगा कि फटाफट आ गया। अब कहा जा रहा है कि इनको उम्र में भी माने मिलना चाहिए रिबेट, जैसे बाकी को मिलता है। कितनी बेईमानी आप कीजिएगा भाई। 98% जो है आपने आरक्षण ले लिया। जो 10% 15% की आबादी है आपकी, 98% आपने ले लिया। और जो आपको 50% 52% आबादी है, उसको आप दे रहे हैं 27% और अपने ले रहे हैं। और इसमें भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमको माने गरीबी के कारण हमारी योग्यता जो है थोड़ी पिछड़ गई है, तो हमको ज़्यादा उम्र चांस दिया जाए कि हम कंपटीशन के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकें। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। इसलिए इन सब चीज़ों का इलाज क्या है, ये पता चले। जब जातीय जनगणना होगी तो मालूम होगा कि जिसको आर्थिक रूप से गरीब कह के आरक्षण माना जा रहा है, वो लोग कितनी संख्या में सरकारी नौकरियों पर हैं, उनकी आबादी कितनी है और सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या कितनी है। ये एक भ्रम है कि जो मंडल कमीशन आया, आरक्षण आया, पिछड़ी जातियाँ काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, भ्रम है। पॉलिटिकल पावर उनका बढ़ा है, लेकिन आप देखिएगा कि जो आर्थिक शक्ति है, ज़मीन की मिल्कियत की शक्ति है, या
सरकारी नौकरियों में अफसरी की शक्ति है, न्यायपालिकाओं में जुडिशरी की शक्ति है, इसमें सब तो वही लोग भरे हुए हैं, सब लोग वही लोग भरे हुए हैं। इसलिए आर्थिक रूप से आरक्षण वाले वर्ग को सुप्रीम कोर्ट भी इस बार अनदेखी कर दिया। जब मराठा लोगों को आरक्षण मिला और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो मंडल कमीशन में जो जजमेंट था कि 50% से अधिक आप नहीं दे सकते हैं, उसको कोर्ट किया, लेकिन उसी में 10% वालों को माना है कि यह संवैधानिक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। सब जगह ऊपर से नीचे तक जो है बेईमानी हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के सामने, नीतीश जी के सामने ये मौका है कि बहुत दिनों से उनके मन में जो बात बनी हुई है उसका समर्थन जो है प्रतिपक्ष भी कर रहा है। तेजस्वी यादव के यहाँ नीतीश कुमार के साथ, हाँ, नीतीश कुमार को मौका का लाभ उठाना चाहिए कि इतने दिनों से जो आपके मन में इच्छा है उसको पूरा हो, इसके लिए सब लोग समर्थन दे रहे हैं। तो आप जाइए, लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में सारे तमाम विरोधी दल के नेताओं को लेकर के, और आप अपने गठबंधन को लेके, मान लीजिए गठबंधन में अगर कुछ लोगों का विरोध होगा तो आप उसमें कोशिश कीजिए। सुशील मोदी वगैरह किस खेत के मोदी हैं? ये तो सोशल इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट हैं। ये गोविंदाचार्य ने पहली दफ़ा भारतीय राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग शब्द का इस्तेमाल किया और उसी का प्रोडक्ट हैं। ये जो सुशील मोदी हैं, ये क्या नाम है, नंद किशोर है, प्रेम कुमार हैं, ये सब उसी सोशल इंजीनियरिंग ग्रुप के प्रोडक्ट हैं। ये लोग किस लिए खेत के मूली हैं भाई? उसका लाभ लीजिएगा, मलाई खाइएगा, लेकिन उसके लिए लड़िएगा नहीं लड़िएगा तो आप एक्सपोज हो जाइएगा कि आपका झूठ मूठ का जो दावादारी करते हैं वो भी खुलेगा। तो नीतीश जी को साहस दिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं भी समर्थन कर रहे हैं, बाकी तमाम बिहार की पार्टियां समर्थन कर रही हैं, उनको लेके आप आगे बढ़िए, प्रधानमंत्री जी से मिलिए, दबाव दीजिए। और ये मौका है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार और जो आवाज़ अभी जातीय जनगणना को लेकर के बिहार से उठी है, तेजस्वी यादव ने उठाया, नीतीश कुमार ने उठाया, ये पूरे देश में सुनी जा रही है बात, और इसका असर जो है, प्रभाव जो है, ये आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी को पहल करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे शिवानंद तिवारी से। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी मौका का फ़ायदा नीतीश कुमार को उठाना चाहिए और जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष भी नीतीश कुमार के साथ में खड़े हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से केंद्र सरकार अपने निर्णय पे जो है वो अडिग है, क्या कुछ सामने जो है वो खबरें निकल कर सामने आती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।